नमस्कार दोस्तों। आज हम बंगाल प्रांत के संबंध में चर्चा करेंगे। हम आधुनिक भारत के इतिहास की सीरीज देख रहे हैं। इसके अंतर्गत हम पहले ही देख चुके हैं कि हमने यूरोपीय कंपनियों का आगमन देख लिया है। यूरोपीय कंपनी भारत में आ चुकी हैं और इसमें सबसे प्रमुख जो कंपनी है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उसकी स्थापना हो चुकी है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसके अंतर्गत ही हम बंगाल को देख रहे हैं। पहले क्या है, बंगाल मुगल साम्राज्य का एक प्रांत हुआ करता था और 1717 ईस्वी में मुगल सम्राट फर्रुखशर ने मुर्शीद कुली खां को बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया था, है ना। तो बंगाल ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत था, सबसे बड़ा, और राजनीतिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण था, है ना। इसकी राजधानी क्या थी? कलकत्ता। कलकत्ता कब तक इनकी राजधानी रही? ब्रिटिश प्रांत भारत में बंगाल की राजधानी कलकत्ता कब तक रही? 1911 तक अंग्रेज़ों की राजधानी कलकत्ता रही। इसके बाद इन्होंने दिल्ली को राजधानी बनाया था, है ना। तो प्रशासनिक दृष्टि से भी बंगाल प्रांत का गठन कंपनी शासन के समय हुआ था और यह ब्रिटिश प्रशासन की नीतियों की प्रयोगशाला माना जाता है, यानी लेबोरेटरी ऑफ ब्रिटिश पॉलिसीज। ओके। इसके बाद यहाँ पे आते हैं कि हाँ, बंगाल में बहुत सारे नवाब बने या शासक बने। तो मुर्शीद कुली खां को अगर अपन देखें 1717 से लेकर 1727 तक, 1700 ईस्वी में क्या हुआ, मुर्शीद कुली खान जो थे, 1700 ईस्वी में औरंगजेब ने इसको बंगाल का दीवान नियुक्त कर दिया था। बाद में क्या हुआ, बंगाल बिहार तथा उड़ीसा का सूबेदार इसको नियुक्त किया गया। बंगाल बिहार उड़ीसा का सूबेदार इसको नियुक्त कर दिया था और इसने बंगाल की राजधानी कहाँ, ढाका से लेकर मुर्शिदाबाद शिफ्ट कर दी थी, क्योंकि औरंगजेब का एक पौधा था अजीम उस्सान, उससे इसका मतभेद हो गया था, इसलिए इन्होंने स्थानांतरण कर दी थी। कौन मगजमारी करे साला। लेकिन बाद में क्या होता है आगे चल के, 1717 में मुर्शीद कुली खां एक योग्य व्यक्ति तो थे ही, उनके शासनकाल में क्या बंगाल में बहुत व्यापार बढ़ा, में वृद्धि हुई। तो 1717 में जाके इनको बंगाल के स्वतंत्र रूप से अपने आप को घोषित कर देते कि मैं स्वतंत्र हूँ, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं। जो स्वतंत्र रूप से राज्य के रूप में इन्होंने बंगाल का सूबेदार बन गया। फिर इन्होंने कुछ राजस्व व्यवस्था में भी सुधार किए थे, जैसे कि एजारीदारी प्रथा। कभी क्वेश्चन आ जाए कि एजारीदारी प्रथा किसने शुरू की, तो एजारीदारी प्रथा को शुरू करने वाले कौन थे? प्रथम नवाब मुर्शीद कुली खान थे। इनके बाद इनके पुत्र, इनके दामाद थे शुजाउद्दीन मोहम्मद खान, 1727 से लेकर 1739 तक। तो मुर्शीद कुली खां की मृत्यु के पश्चात उनके दामाद शुजाउद्दीन बंगाल के शासक बन गए, है ना। इनके समय में कुछ नहीं था, ऐसे ही शांति से चलता रहा था सब कुछ, कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं था। इन्होंने अलीवर्दी खां को बिहार का नायब सूबेदार नियुक्त कर दिया था। अब इनके बाद आ जाते हैं, है ना, 1739 में इनके पुत्र सरफराज खान थे, वो बंगाल के नवाब बन गए। उनको बलपूर्वक हटा के कौन बन गए? अलीवर्दी खान ने बंगाल की नवाबी प्राप्त कर ली। ये अलीवर्दी खान ने इनको क्या हरा दिया था युद्ध में। ये कोई बहुत ही अयोग्य शासक थे, मतलब सरफराज खान। इनके समय में एक युद्ध हुआ था, गिरिया का युद्ध। बस आप ये देख लेना कि गिरिया का युद्ध कौन के समय में हुआ था? सरफराज खान, जो कि एक अयोग्य शासक थे, उनके समय में हुआ था। अब अलीवर्दी खान भाई साहब चले तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने बलपूर्वक सरफराज खां को हटा के बंगाल की नवाबी प्राप्त कर ली और 1740 ईस्वी में उन्होंने बंगाल बिहार और उड़ीसा को मिला के एक स्वतंत्र राज्य बना दिया। 1740 में इन्होंने एक स्वतंत्र राज्य बना दिया। अलीवर्दी क्या थे? अलीवर्दी खान बहुत ही मतलब योग्य और सशक्त नवाब थे। ये उन्होंने बहुत ध्यान दिया अपने साम्राज्य की उन्नति पे, बहुत ध्यान दिया। मराठे इनको क्या परेशान करते रहते थे, हर बार बार इनको अटैक कर देते थे, लड़ते रहे अंतिम समय तक। लड़ो तुम तो कितना लड़ोगे, बार बार इन्होंने रोक दिया उनके हमले को। फिर इनको भी लगा यार ऐसे तो कब तक लड़ते रहेंगे अपन, तो इन्होंने एक काम किया, इन्होंने मराठों को बुलाया, बोले यार कि तुम बार बार परेशान कर रहे हो, चलो तुमको क्या चाहिए, संधि कर लो एक। तो 1751 ईस्वी में इन्होंने काफ़ी धन दे के मराठों से संधि कर दी। 1751 इन्होंने मोहम्मद शाह रंगीला को तो 2 करोड़ रुपए दे दिए
कि भैया मेरे को स्थायी रहने देना, तू डिस्टर्ब मत करना। बाद में इन्होंने मराठों से संधि कर ली, 12 लाख रुपए दिए मराठों को। 12 लाख का इन्होंने वार्षिक चौथ डिसाइड कर लिया, 12 लाख रुपए हम आपको देंगे वार्षिक चौथ में, और ये उड़ीसा पकड़ो, उड़ीसा भी आप ही संभालो, लेकिन डिस्टर्ब नहीं चाहिए कोई भी, है ना। तो इस तरीके से इन्होंने अलीवर्दी खान ने दोनों को रोक दिया। मोहम्मद शाह रंगीला से ही बोल दिया कि आप परेशान नहीं करोगे, मराठों से ही बोल दिया आप परेशान नहीं करोगे, आपको जो चाहिए हम दे रहे हैं। इसके बाद इन्होंने क्या है कि जो बंगाल में यूरोपीय जाति थी उनको भी पूर्णतः नियंत्रण में रखा था, है ना। लेकिन उनके व्यापार में ये कोई डिस्टर्बेंस नहीं करते थे, क्योंकि उनको राज्य को पर्याप्त धन मिल ही जाता था, तो उनने कहा काय को परेशान करो। लेकिन फिर भी ये सजग रहते थे अलीवर्दी खान, अंग्रेज़ों का कोई भरोसा नहीं है। क्योंकि एक स्क्रैप्टन जो था थिंकर, उन्होंने कहा था कि भाई यूरोपीय वासियों को मधुमक्खियों के समान समझता था कि इनसे मधु तो ले सकते हैं, प्राप्त हो सकता है, लेकिन इनको छेड़ो मत, अगर छेड़ दिया तो डंक भी मार सकती हैं। जब अलीवर्दी खान को अपने गुप्तचरों से समाचार प्राप्त हुआ कि अंग्रेज़ों और फ्रांसीसी जो हैं दोनों ने कलकत्ता और चंद्रनगर में किलेबंदी करना प्रारंभ कर दिया है, तो उनने शीघ्र ही आदेश दिया कि समस्त किलेबंदी बंद कर दो तुम। भाई अंग्रेज एवं फ्रांसीसियों से कहना था कि तुमको किलेबंदी करने की आवश्यकता नहीं है, तुम काम कर ही रहे हो, करवा ही रहे हैं हम सब, तुम व्यापार कर ही रहे हो, तो फिर क्यों कर रहे हो ये किलेबंदी? तुम मेरे संरक्षण में हो तो तुमको किसी शत्रु से भयभीत होने की जरूरत ही नहीं है। तो इस तरीके से अलीवर्दी खां का आदेश पाके अंग्रेजों और फ्रांसीसियों ने किलेबंदी स्थगित कर दी थी, है ना। अलीवर्दी खां के बाद उनका एक पुत्र तो था नहीं, उनकी छोटी लड़की का पुत्र था सिराजुद्दौला, उसको इन्होंने नियुक्त कर दिया अपना उत्तराधिकारी। तो सिराजुद्दौला जो था उसके 3 प्रमुख शत्रु थे। एक शौकत जंग थे, जो कि अलीवर्दी खां की दूसरी पुत्री का बेटा था, शौकत जंग, है ना। एक घसीटी बेगम थी जो इनकी मौसी थी, और अंग्रेज थे। ये तीनों ही बहुत परेशान करते थे इनको। 4 जून 1756 में क्या हुआ, सिराजुद्दौला ने कासिम बाजार पे आक्रमण कर अंग्रेजों को पराजित कर दिया। सिराजुद्दौला बंगाल के अंतिम स्वतंत्र नवाब थे भैया। इसके बाद तो 1757 के दिन के समय हो जाता है, प्लासी का रॉबर्ट क्लाइव से हार जाते हैं, और बंगाल पे ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्जा हो जाता है। तो सिराजुद्दौला कौन थे? अलीवर्दी खान के कोई पुत्र नहीं था, उनके 3 पुत्रियां थीं, 1 2 3 पुत्रियां थीं अलीवर्दी खान के। अतः उसने 1752 में अपनी जो सबसे छोटी पुत्री थी उनका पुत्र था सिराजुद्दौला, उसको ही उन्होंने उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। और जैसे ही अलीवर्दी खां बने तो नवाब अंग्रेजों ने क्या किया, सिराजुद्दौला के खिलाफ षड्यंत्र रचने लगे, और इसका परिणाम ये हुआ कि सिराजुद्दौला का अंग्रेजों से झगड़ा हो गया, और आगे चल के प्लासी का युद्ध हुआ जिसमें हार गए। और फिर तो हारने के बाद इन्होंने सब अपने कठपुतली शासक बना दिए थे अंग्रेजों ने। कठपुतली शासक में सबसे पहला था मीर जाफर, है ना। मीर जाफर क्या था कि एक अयोग्य तथा दुर्बल व्यक्ति था, और उसमें कोई दूरदर्शिता तो थी नहीं। मीर जाफर प्लासी के बाद ब्रिटिशों ने नवाब बनाया और कठपुतली शासक रहा। मीर जाफर के बाद मीर कासिम बने, सुधारवादी और सक्षम शासक थे। तो इनसे अंग्रेजों की बढ़ंत हो गई, और 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। 1764 में बक्सर के युद्ध में हार गए। फिर नजीमुद्दौला, सैफुद्दौला, मुबारकुद्दौला, इस तरीके से 1765 में कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी मिल गई। नवाब केवल नाम मात्र के शासक रह गए थे। तो बंगाल का प्रथम स्वतंत्र शासक कौन हुआ? नवाब मुर्शीद कुली खान हो गया, है ना। बंगाल का अंतिम स्वतंत्र नवाब सिराजुद्दौला हुआ। इससे पहले मुगल थे, इसके बाद अंग्रेज आ गए। प्लासी का युद्ध 1757 में हो गया, क्लाइव वर्सेस सिराजुद्दौला। 1764 में मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम तीनों की सेना ने मिलकर अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, और 1765 में अंग्रेज जब जीत गए थे तो उन्होंने बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त कर ली।
सिराजुद्दौला को थोड़ा सा देख लेंगे, क्योंकि ये क्या है कि थोड़ा इम्पोर्टेंट है सभी शासकों में। ये अंतिम स्वतंत्र शासक था ना, इस चक्कर में। बंगाल के अंतिम स्वतंत्र शासक थे। इनका शासनकाल था 1756 से 1757। और अलीवर्दी खान के ग्रांड सन थे, यानी नाती थे, और उनके उत्तराधिकारी थे। युवा, उत्साही और सख्त शासन वाला शासक था ये भैया। इनके समय में महत्वपूर्ण घटनाएं थी। इन्होंने भी बोला भैया अंग्रेज किलेबंदी कर रहे थे, इनने कहा मान जाओ मत करो किलेबंदी, वो माने नहीं। नवाब के आदेश के बावजूद उन्होंने किलेबंदी रोकी नहीं, तो तनाव बढ़ गया। तो सिराजुद्दौला चले कि भैया तुम मान नहीं रहे हो। अंग्रेज़ों की नाफरमानी के कारण कलकत्ता पे इन्होंने आक्रमण कर दिया। अंग्रेज पराजित हुए और शहर सिराजुद्दौला के कब्जे में आ गया। फिर इसी समय एक घटना हुई, ब्लैक होल। इसका वर्णन किया है ब्लैक होल की घटना का। एक अधिकारी थे उस समय, ऑलवेल, कहते हैं कि उस घटना में भी शामिल थे। तो समय काल था 20 जून 1756। 20 जून 1756 की घटना है। ऐसा कहा जाता है कि 20 जून की रात में सिराजुद्दौला ने 146 अंग्रेज बंदियों को 18 फुट लंबी, 14 फुट चौड़ी, 10 इंच चौड़ी कोठी में बंद कर दिया था। और अगले दिन तक केवल ऑलवेल सहित केवल 23 लोग ही जिंदा बचे थे। इस तरीके से बाकी सब मर गए थे। अब कुछ लोग कहते हैं कि सही घटना है, कुछ लोग कहते हैं कि गलत है। इन्होंने उस पर अटैक करने के लिए झूठी इस घटना का उल्लेख बड़ा चढ़ा के अंग्रेज़ों ने पेश कर दिया। बाद में प्लासी का युद्ध हुआ 23 जून 1757 में। अंग्रेज़ों के साथ निर्णायक युद्ध था ये प्लासी का। ब्रिटिश सेना का नेतृत्व कौन कर रहे थे? रॉबर्ट क्लाइव कर रहे थे। लेकिन क्या था कि उस समय मीर जाफर, जगत सेठ, राय दुर्लभ सिंह और मान सिंह ने इनका विश्वासघात के कारण सिराजुद्दौला की हार हो जाती है। इसमें परिणाम क्या होता है? सिराजुद्दौला की हार होती है, मृत्यु हो जाती है, और मीर जाफर को अंग्रेज चल के नवाब बना देते हैं। भारत में ब्रिटिश शासन की वास्तविक शुरुआत यहाँ से हो जाती है। सिराजुद्दौला की सफलता के कारण क्या थे? पहला तो ये था कि मीर जाफर और अमीरों का विश्वासघात कर दिया इन्होंने। सेना में कोई डिसिप्लिन था नहीं। अंग्रेज तो वैसे ही चालाक थे। क्लाइव ने साजिशें चली, षड्यंत्र से सबको अपने पक्ष में कर लिया। और जगत सेठ जैसे व्यापारी थे, उनका समर्थन अंग्रेज़ों को था ही। जब इतनी चीज़ें होंगी कि हर साख पे उल्लू बैठा है, तो अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। इस तरीके से आज हमने देखा बंगाल प्रांत धीरे धीरे अंग्रेज बढ़ते जा रहे हैं। आगे चल के हम प्लासी का युद्ध और बक्सर के युद्ध को डिटेल में डिस्कशन करेंगे। आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें।